हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास 6 पढ़ाने के बाद मैंने एक क्लास बीच में क्लोज टेस्ट की पढ़ाई है और अब वापस मैं अपनी इस फ्री मॉक टेस्ट को शुरू कर रहा हूँ और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। 50 मॉक टेस्ट हमें पढ़ाने हैं और ज़्यादा ये कहना कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होंगे, जब आपको खुद एहसास होगा कि इन क्लासेस से कितना फ़ायदा हुआ था, तो ज़्यादा बेहतर होगा और बेहतर आपको फील ज़रूर ही होगा। इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम फ्रेजेस वो दी जाएं जो पेपर में जब आप जाएं तो मिल जाएं आपको, ग्रामर की प्रैक्टिस वगैरह। जो क्लोज टेस्ट है हमारा, अगर उसकी क्लास आपको परचेज़ करनी है तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्ले स्टोर पे जा कर के एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहीं पर वो बैच परचेज़ किया जाएगा। 3 दिन एडमिशन ओपन है, उसके बाद एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे। बाकी डेमो क्लास यूट्यूब पे पहली वाली पड़ी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल क्लास शुरू करते हैं, क्लास नंबर 7। देखिए, आज का जो हमारा पहला शब्द है ये है ग्रज और इसका मतलब होता है बच्चों शिकायत या घृणा या ईर्ष्या। ग्रज क्या होती है? जैसे आपने कोई काम किया सफलता हासिल करने के लिए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई, तो आपको अपने आप से ही एक फीलिंग पैदा होती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। वो जो है उसी को अपने आप से शिकायत, अपने आप से घृणा, ईर्ष्या बोलते हैं। तो इसका जो सिनोनियम रहेगा बच्चों वो जेलसी भी रहेगा, इसका सिनोनियम एनवी भी रहेगा, इसका सिनोनियम हैट्रेड भी रहेगा, इसका सिनोनियम कंप्लेंट भी रहेगा। ठीक, अब आंसर तो हमारा सिनोनियम में चौथा हो गया, लेकिन ये दोनों एक शब्द नए रूप में आए। ये फिलहाल नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये भी ईर्ष्या होती है और ये भी ईर्ष्या होती है। लेकिन ये ईर्ष्या कौन सी है और ये ईर्ष्या कौन सी है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। ऐसी फीलिंग कि जो मेरी चीज़ है वो दूसरा ना छीन ले, ये होती है बच्चों जेलसी। एनवी क्या होती है? दूसरों के पास जो चीज़ है वो मेरे पास क्यों नहीं। अगर मुझसे आप कहो तो मैं इसमें एक चीज़ और लिख देता हूँ, इसमें ग्रीड होता है। इसमें क्या छुपा होता है? ग्रीड। और इसमें क्या छुपा होता है बच्चों? फियर। इसीलिए जब आपको लगे कि आप हस्बैंड वाइफ हैं दो, या कपल हैं फियोन्स और फियोन्सी, तो आपकी तरफ को कोई देख रहा है, लड़का या लड़की, तो सामने वाले को ये नोटिस हो जाए अगर, तो उसे एक फीलिंग आएगी ये क्यों देख रही है इसे, ये क्यों देख रहा है। उसे जलन होगी कि ये क्यों देख रहा है इसे। तो उसे कौन सी फीलिंग आएगी बच्चों? वहाँ पे जेलसी की। तब तो बोलते हैं जेलस हो रहा हो तुम, जेलसी हो रही है मुझे इस बात से कि वो तुम्हें देख रही है, वो तुम्हें देख रहा, जेलसी होती है। एनवियस एडजेक्टिव है। एनवी कब आती है हमारे अंदर? आपने किसी के हाथ में महंगा सा मोबाइल देखा, अब आप देख के जलन हो रही है आपको, यार मेरे पास भी होता, इसके पास कैसे है, ये एनवी होती है। एक व्यक्ति की सक्सेस से आपको एनवी हो सकती है। तो एक व्यक्ति को जो चीज़ें मिल रही हैं उसे आपको जो होगी वो एनवी और एनवियस होंगे आप उस टाइम पे। लेकिन जो आपके पास है वो ना छीन ले कोई, ये जेलसी होती है। कई जगह यूज़ होता है इसका। जब भी दूसरे की सफलता से, दूसरे की जो है कार से, दूसरे की मोबाइल से, घर से, इस्माइल से दूसरे की आपको प्रॉब्लम है, आप एनवियस उस टाइम। और जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के आने से
या कुत्ते के अंदर ही खास बात होती है। कुत्ता है अगर और एक दूसरा कोई जानवर और आ जाए या कोई छोटा सा बच्चा आ जाए जिसे आप ज़्यादा लाड प्यार करो तो उसे भी होती है। ये दोनों, ये जेलसी होती है। अब वेरी हॉट गर्म होता है, ये डेंजरस होता है। फिलहाल ही नहीं नोट कर लेना आप, अगला एग्जाम्पल लिख लो। टैट ए टैट, टैट ए टैट ये होता है बच्चों गुप्त बातचीत, कन्वर्जेशन। आंसर तो कन्वर्जेशन पेपर में है ही, प्राइवेट लगाना इसके साथ में, हालांकि सिनोनियम में नहीं है लेकिन ये लिखना, प्राइवेट कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, ये इसकी डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, आंसर तो कन्वर्जेशन हो गया, लेकिन और सिनोनियम क्या हो सकते थे? डिस्कशन या टॉक, ये भी इसके सिनोनियम हो सकते हैं। अच्छा, कन्वर्जेशन को अगर मैं पूछूं आपसे तो एक शब्द होता है कंजर्वेशन। तो बच्चों ये क्या होता है? हमारा संरक्षण। ये संरक्षण है, ये कन्वर्जेशन है। अब इसके अलावा बाकी शब्द बहुत बढ़िया है इसके अंदर, जैसे पेनेट्रेट, ये होता है जबरदस्ती घुसना। जैसे मान लीजिए हथेली है और इस पे मैं इस तरीके से कुछ नुकीली चीज जबरदस्ती घुसे हूं, ये जो है हमारा पेनेट्रेट करना होता है, इससे दुख भी होता है। एक आता है हमारा पियर्स, ये होता है नुकीली चीज से छेद करना। तो इसी से बनता है बच्चों कान छेदते हैं अगर कहीं पर, तो ये वाला शब्द आता। जैसे शी इज रेडी टू गेट हर ईयर्स और पियर्स्ड, वो तैयार है अपने कान छिदवाने को, तो ये आएगा वहां पे। इसका एक यूज मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। इसका मतलब होता है बच्चों द नाइफ, जो चाकू होता, पेनेट्रेटेड, ये वाला 5 सेंटीमीटर्स इनटू हिज चेस्ट, ये इसका मतलब हो गया। चाकू जो था वो 5 सेंटीमीटर तक उसके चेस्ट में चला गया, और जब गया होगा तो जोर पड़ा होगा जबरदस्ती, तो ये इसके लिए आएगा। डिलाइटफुल आप जानते हैं प्रसन्न होता, सॉरी प्रसन्न नहीं होता, ये डिलाइटफुल होता बढ़िया या अच्छा। इसका सिनोनियम अगर आप कहेंगे तो इसका सिनोनियम बनता प्लीजेंट, या बनता डिलीशियस, या बनता है बच्चों टेस्टी। चलिए आंसर हमारा खत्म हो गया है। दोनों शब्द बहुत बढ़िया आपके काम आ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शन। शन का मतलब होता है बचना। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं अगर इसका मैं आपको, तो हिज फैमिली, इसे पैसिव में बनाते हैं, बढ़िया रहेगा ज़्यादा। ही वॉज शन्ड बाय हिज फैमिली, उसे उसकी फैमिली के द्वारा छोड़ दिया गया। बिकॉज ही मैरिड एन आउटकास्ट गर्ल, मतलब उसकी जाति से बाहर की लड़की से उसने शादी कर ली, तो लोग उसके परिवार ने उसे मुंह मोड़ लिया, ये इसका मतलब है, ठीक। अब बचने की जो हमारे पास सिनोनियम है बच्चों वो काफ़ी सारे हैं, तो ये जो बचना है इसके लिए हमारे पास एस्च्यू भी आ जाएगा, एस्च्यू, इवेड भी आ जाएगा, अवॉइड भी आ जाएगा, और बच्चों इसके लिए हमारे पास और क्या है, फाइट शाई ऑफ भी आएगा। इसकी तो ईडियम हो गई है, फाइट शाई ऑफ। तो ये होता है बच्चों बचना, मुंह मोड़ना, आंसर आ जाएगा अवॉइड। अच्छा, इसमें कोई खास बात नहीं है, नष्ट करना, कमजोर बनाना, वीकन।
इसका एक सिनोनियम जरूर दूंगा मैं आपको, इम्पेयर, ये जरूर दूंगा मैं आपको ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इंक्लूड शामिल करना होता है, इसका एंटोनियम जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, बाहर करना। अगर मान लीजिए किसी शब्द से पहले एक्सक्लूडिंग लगा हुआ है तो वो चीज़ नहीं है उसके अंदर। जैसे आई परचेज्ड ए बुक ए पेन एक्सक्लूडिंग ए मार्कर, तो मार्कर हटा दो, मैंने पेन और पेंसिल खरीदा। लेकिन अगर मैं कहूँ आई परचेज्ड या आई बॉट ए पेन ए पेंसिल इंक्लूडिंग ए पेन एंड ए पेंसिल इंक्लूडिंग ए मार्कर, अब मार्कर भी लिया है, इसका मतलब ये होता। तो ये हटा देना, बाहर कर देना, ये शामिल कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज इसे बोलते हैं बच्चों एनसाइक्लोपीडिया, इसे बोलते हैं विश्वकोश। इसमें दुनिया की हर चीज़ की जानकारी होती है, हर विषय की जानकारी होती, एनसाइक्लोपीडिया। ये स्पेलिंग पेपर में बहुत आती है, एनसाइक्लोपीडिया, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग आती है पेपर में कभी कभी। अच्छा, डिक्शनरी क्या होती है बच्चों? ए बुक अरेंज्ड, ये वन वर्ड आ सकता है ना, अल्फाबेटिकली विद देयर मीनिंग, मतलब कुछ इस तरीके की बात होगी। तो एक किताब जो अल्फाबेटिकली अरेंज हो उनके अर्थ के साथ जो वर्ड होंगे तो वो डिक्शनरी होती है। अच्छा, एंथोलॉजी क्या होती है? एल बुक which has different kinds of writing on a same subject written by many authors। अब ये नई बात आई है, एंथोलॉजी किसे बोलते हैं? ऐसी पुस्तक जो एक ही विषय पर हो, खास तौर से कविताएं होती है इसके अंदर, लेकिन वो कविताओं का सब्जेक्ट एक ही होता है, लिखने वाले अलग अलग होते हैं। जैसे सूरदास है मान लो, या विलियम शेक्सपियर हैं, तो इसकी जो किताब होगी अपनी लिखी हुई वो एंथोलॉजी नहीं होगी, वो तो एक पोएम बुक हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। लेकिन विलियम शेक्सपियर की भी कविताएं हों, विलियम वर्ड्सवर्थ की भी कविताएं हों, उसके अंदर जो हैं और भी शैली वगैरह बहुत सारे जो राइटर होते हैं, जॉन मिल्टन, इन सबकी कविताएं हैं एक ही मुद्दे को लेकर एक ही किताब में, उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। अच्छा, डायरेक्टरी क्या होती है? ए लिस्ट या बुक ऑफ नेम्स एड्रेस विद टेलीफोन नंबर्स, तो जिसमें टेलीफोन नंबर भी हों उसे बोलते हैं डायरेक्टरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ACCOMMODATE, इसका मतलब होता है रहने की व्यवस्था करना या होना। तो एग्जाम्पल के रूप में कर सकते हैं हम कि ही वाज accommodated in a nearby होटल, उसे एक पास वाले होटल में रहने की व्यवस्था करके दी गई थी। तो एकोमोडेट का मतलब होता है रहन सहन की व्यवस्था करना, बाकी कोई खास बात इसके अंदर है नहीं। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, बच्चों जैसे खेत है मान लो, और यहाँ पे जो है घास आ गई है, घास यहाँ, तो आप बताओ इस पे लोग चलते होंगे अगर, तो ये घास बनी रहेगी या ये घास खत्म हो जाएगी? आप देखते होंगे जब हम किसी रास्ते को अपना लेते हैं जंगल में या रास्ते में घास वास हो, तो उस रास्ते पे से घास हट जाती है। लेकिन यहाँ है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, अपने पैरों के नीचे घास जमने देना, यानी कि कुछ चलना ही नहीं उसके ऊपर। इसका मतलब होता है आलसी होकर या बिना कोई काम किए पड़े रहना। तो इसका जो आंसर है हमारा बच्चों वो आएगा हमारा ये, टू रिमेन आइडिल। अच्छा, ये आइडिल जो है आलसी होता, इसका सिनोनियम इनएक्टिव है।
इसका सिनोनियम लेजी भी है। ज़रा इधर लेके आओ आप। एक आइडियल है, ये आदर्श होता है बच्चों। एक आइडॉल है, ये मूर्ति होती है। ठीक, फिलहाल तो इसमें कुछ ऐसी और ख़ास बात है नहीं, लेकिन इस शब्द को मैं समझाना चाह रहा हूँ। ट्राइफल्ड बच्चों यहाँ कर लो आप, ट्राइफल ये होता है तुच्छ, कम महत्व का। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो ये बन जाएगा ट्रिवियल। ये एक दूसरे के सिनोनियम हैं। या एक बन जाएगा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट ये सब एक दूसरे के सिनोनियम, तुच्छ, बेकार, किसी काम का नहीं। बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, टू हैव ए डिग एट। टू हैव ए डिग एट एक ईडियम है। इसका मतलब होता है लाछन लगाना, कमी निकालना, आलोचना करना। तो टू हैव ए डिग एट का बन जाएगा बच्चों टू क्रिटिसाइज समवन। अब क्रिटिसाइज का सिनोनियम इन दोनों में से आपको बताना कि कौन सा होगा क्रिटिसाइज का सिनोनियम। एक ये है और एक ये है। उम्मीद है मुझे आप जानते होंगे कि ये आंसर है, क्योंकि ये तो काट छांट करना होता है फिल्मों में या किसी की किताब में, जो गलत अंश छप जाते हैं उसे बोलते हैं। टू सो सीड्स ये होता है कोई ऐसा कार्य करना जिससे भविष्य में बुरे परिणाम मिलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में गलत तरीके से पैसे कमा रहा, बेईमानी से पैसे कमा रहा, या शराब पी रहा है, या किसी दूसरे के साथ गलत कर रहा है, या चोरी चकारी कर रहा है, तो वो अपने बच्चों के लिए गलत कर रहा, तो उसके बच्चे बाद में इसका परिणाम भुगतेंगे। तो ही इज सोइंग वीड्स, या ही इज सोइंग द सीड्स, मतलब वो ऐसे बीज बो रहा है जो आगे चल करके उसके लिए मुश्किल साबित होंगे, निगेटिव रिजल्ट देगा, इसमें पॉजिटिव नहीं आता है। अच्छा, वीड आउट बहुत बढ़िया शब्द है, ये तो बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है रिमूव या सेग्रीगेट या सेपरेट। इसका मतलब होता है बच्चों हटाना। और क्यों हटाना? क्योंकि वो चीज़ कमज़ोर है। मान लीजिए 10 लोगों का एक समूह बना, टीम बनी किसी चीज़ की जांच करने के लिए या अंतरिक्ष में जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब उनका जब परीक्षण हुआ तो ये साफ साफ दिख गया कि उनमें 1 या 2 लोग कमज़ोर हैं, वो उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, अप टू द मार्क नहीं है वो जैसे होने चाहिए थे, तो उन्हें फिर वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा कि आप रहने दो, आप बाद में ट्राई करना। तो उसे बोलते हैं वीड आउट, उन्हें हटा दिया वहाँ से। तो प्रेद संबंध तारीफ करना होता है, इसे छोड़ दो, आप आगे चलेंगे। वूल गैदरिंग बच्चों, वूल गैदरिंग जो होता है ना, वो ऊन को इकट्ठा करने का काम होता है, और ये कोई स्किलफुल काम थोड़ी है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुण या टैलेंट की ज़रूरत है। तो वूल गैदरिंग एक ऐसा काम है टू इंगेज इन आइडिल और एमलेस डे ड्रीमिंग, ये इसका आंसर है। मतलब लेटे लेटे सपने सोचना कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, काम कुछ नहीं है, आलसी पड़ा हुआ है। तो वूल गैदरिंग का मतलब होता है आलस में रहना और दिन में सपने देखना। अब जब बात चल रही है तो एक शब्द मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, डे ड्रीम। इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया होता है बच्चों, पेपर में आता रहता है, रेवरी। रेवरी, तो ये डे ड्रीम है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अच्छा, शेफर्ड जो है वो गडरिया होता है। शेयर की हिंदी होती है भेड़ से ऊन प्राप्त करना, यानी कि जब वो भेड़ के ऊपर उसके बाल ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे कैंची से काटते हैं, उसे उखेड़ते हैं, तो वो जो काम है उसे बोलते हैं शेयर। अच्छा, शेयर कैंची भी होती है, वैसे तो करना कैंची से काटना। शेयर की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं, जैसे शेयर है और आपको लगे कैंची के रूप में यूज़ हो रही, तो ये गलत है, शेयर्स होगा। और ये कैसी होगी? प्लूरल। इसकी तुलना आप कर सकते हैं सीजर्स से। बस सीजर्स को इस तरीके से चलाते हैं, कह सकते हैं आप ऐसे करके, और उसे इस तरीके से चलाते हैं, बड़ी होती थोड़ी वो, ये इसका मतलब है। तो ये बड़ी वाली है, छोटी वाली कैंची होती है। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कंट्री साइड क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि हमने ये दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि कोई शब्द बिना समझाए ना निकल जाए।
एमलेस का मतलब होता है बिना उद्देश्य के, बिना उद्देश्य के। क्वेश्चन नंबर 9, हैव ए लंप, लंप का मतलब होता है बच्चों कोई छाला या कुबड़। आपने कभी कभी देखा होगा, फिल्मों में भी दिखाते हैं, जैसे कोई गंजा है, अगर मान लो उसके सर पे बाल नहीं है, उसके चोट लग जाए कुछ बोलते हैं तो अंडा सा निकल आता है, उसे लंप बोलते हैं, लंप। और बच्चों एक शब्द अगर मैं लिख दूं तो गलत बात नहीं होगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लंपी होती है बच्चों उबड़ खाबड़, यानी कि ऐसी सड़क, ऐसा रास्ता जिस पे उबड़ खाबड़ हो, बहुत ऊंचे नीचे गड्ढे वगैरह हो, ऊपर को निकले हुए रेत वो पड़े हो, ईंट वगैरह, उबड़ खाबड़ है जगह वो। इसका एंटोनियम जो है हमारा वो बन जाएगा स्मूथ। जैसे ये बोर्ड स्मूथ है, लेकिन आप जानते हैं कि सड़क पे कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह पड़े हों, टूट फूट हो रही हो, जैसे हमारे सेंटर के सामने हो रही, तो लंपी बोल सकते हैं, लंपी ऊंची नीची सड़क हो रही है। तो ये हमारा आंसर जो है बच्चों वो। अच्छा, इसका आते हैं टू हैव ए लंप इन द थ्रोट, इसका मतलब क्या है? तो हैव ए लंप इन द थ्रोट का मतलब हो गया, मतलब कोई गले में इस तरीके का ही कोई छाला वगैरह या अंडा वगैरह, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं होना। अब इससे हम आंसर क्या निकालें बच्चों? जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो, परिवार में किसी की मौत हो गई हो, तो वो इतना ज़्यादा रो लेता है कि अब वो कुछ बोल भी नहीं पाता, उसका गला भराता। यानी कि ये एक इमोशनल स्टेट, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो, बोल ना पाए, इतना ज़्यादा रो चुका है, इसी को बोलते हैं हैव ए लंप इन द थ्रोट। ये बेहतरीन ईडियम है, ध्यान रखना। ए हाईली इमोशनल स्टेट, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता नहीं है वो बोल नहीं पा रहा बल्कि रोने पे ही बेचारा, बस वो बोल ही नहीं पा रहा, कुछ बोलने को होता फिर रोने लगता, इसी को बोलते हैं ए हाईली इमोशनल स्टेट। अच्छा, टू बी हॉर्स का मतलब क्या होता है? कर्कश। ये खास तौर से किसी की आवाज़ के लिए ही आता है, लेकिन इसमें इमोशंस दिखाने हैं हमें, तो इसलिए आंसर दूसरा होगा हमारा। अगर हम बात करें हॉर्स की तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों हार्श, या इसका सिनोनियम बन जाएगा बिटर, या इसका सिनोनियम चल रहा है अनप्लीजेंट, या इसका सिनोनियम बन जाएगा कॉर्स, या इसका सिनोनियम बन जाएगा रफ। अच्छा, अगर इसके एंटोनियम की बात करें तो प्लीजेंट, या एक बहुत बढ़िया इसका एंटोनियम दूं आपको मैं, मेलोडियस। मेलोडियस होती है मधुर आवाज़, इसमें कर्कश होती है। बाकी तो इसके अंदर कुछ है नहीं। अच्छा, विंड पाइप क्या होती है? इसे श्वास नली बोलते हैं, जो हमारे गले में सांस लेने के काम आती है, इसे बोलते हैं श्वास नली। ये जो होती है श्वास नली। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया सवाल है। द कंट्रोवर्सी, वो विवाद, सराउंडिंग, यहाँ पे पार्टिसिपल का काम कर रहा है, नाउन नहीं है। सराउंडिंग द ऑथर्स पर्सनल लाइफ, वो विवाद जिसने लेखक की व्यक्तिगत जिंदगी को चारों तरफ से घेर रखा है। विल और ब्लैंक और इवेंचुअली, एक चीज सुने आप जरा यहाँ पे, यहाँ जो हमारा ये इवेंचुअली है, इसका मतलब क्या होता? आखिर में। यानी कि इसका सिनोनियम बहुत जरूरी है आपके लिए, फाइनली। ठीक है ना? तो बच्चों एक इडियम फ्रेजेज होती हैं, एक फ्रेजल वर्ब होती हैं। तो ये बोर्ड पे जो फ्रेजल वर्ब है इसकी हिंदी लिख लो। बिलो आउट की हिंदी आप जानते हैं बुझाना होती है, इसे छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। बिलो ओवर की हिंदी होती है गुजर जाना, और इसके आगे लिख दो ब्रेक में बुरा समय, गुजर जाना बुरा समय। बिलो अप होता विस्फोट, होना या करना। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कहना चाह रहे हो कि वो कंट्रोवर्सी, वो मुसीबत, वो विवाद जो लेखक की पर्सनल लाइफ को घेरे हुए है वो अंत में गुजर जाएगा, बिलो ओवर। ऐसे ही बच्चों कोई भी मुसीबत गुजर जाएगी, तूफान गुजर जाएगा, सब्जेक्ट होंगी वो मुसीबत और तूफान, तो आंसर आएगा बच्चों बिलो ओवर। एक चीज और देख लें, एक होता है गेट ओवर। बच्चों इसमें और इसमें फर्क है, इसमें सब्जेक्ट कोई व्यक्ति होगा और यहाँ वो मुसीबत होगी जिससे वो उबर जाएगा, तो इसका मतलब होता है उबरना। उबरना, कोई आपका पास्ट परेशान कर रहा है आपको,
आपको बार बार याद आती है किसी चीज़ की, या किसी के परिवार में मौत हो गई वो डराती है आपको, बहुत दुख होता है आपको, धीरे धीरे करके आप इसे गेट ओवर कर लोगे, या उल्टा कर दो, इसी को सब्जेक्ट बना दो, फिर बिलो ओवर कर देंगे। तो जब व्यक्ति गेट ओवर कर ले मुसीबत पे तो गेट ओवर, लेकिन जब मुसीबत ही सब्जेक्ट बनी हो तो बच्चों फिर बिलो ओवर आएगा। दोनों में फर्क हो गया, ये गुजर जाना, ये उबरना हिम्मत करके, खत्म हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्लगिशनेस। पहले जरा आप स्लगिश देख लें। तो स्लगिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी या जो कुछ ना करता हो। तो इसके सिनोनियम अगर बनाएं तो हम आइडल भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम इनएक्टिव भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम लेथर्जिक भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम इंडोलेंट भी बन जाएगा, वैसे इसका एक सिनोनियम स्लो भी है। तो एक्चुअल में बताऊं क्या होता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? मतलब आलसी का मतलब ये नहीं है बैठा हुआ है वो आलसी होता, बहुत आराम से करता है काम को। एक काम आधे घंटे में करना है लेकिन 5 घंटे में निपटाएगा उसे, बहुत स्लो थे, ये होता है स्लगिश। और स्लगिशनेस का मतलब यही होता है धीमापन, यानी कि बहुत आराम से। तो इसका सिनोनियम सबसे बढ़िया होता है स्लोनेस। लेकिन हमें क्या बताना, एंटोनियम प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस तेजी। अच्छा, अगर बात करें हम कीननेस की, तो कीननेस होती है उत्सुकता। तो इसके सिनोनियम क्या बनेंगे? इसके सिनोनियम बन जाएंगे हमारे आपके लिए कीननेस ईगरनेस, विलिंगनेस, या इसके लिए इंटरेस्ट भी आ जाएगा, रुचि होना, कीननेस। या इसके लिए और भी आ जाएंगे बहुत सारे शब्द, फिलहाल 3 देखो आप। अच्छा, अगर बात करूं मैं सिंप्लिसिटी की, तो ये साधारणता होती है, इसका सिनोनियम अगर चाहिए तो बढ़िया है कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अगर बोल्डनेस की बात करूं तो बच्चा पता क्या होता है, ये होता है निडर या निडरता। तो इसका सिनोनियम जो बनता है वो क्या बनता है, फियरलेसनेस, फियरलेसनेस। अब एक बात आती, करेज भी हो जाएगा इसका आंसर। एक बात और आती कि सर इसका मीनिंग कहीं कहीं हमने ब्रेजन भी देखा, ब्रेजन यानी कि बेशरम। तो इसे बेशरम कहते हैं, लेकिन ये है क्या चीज़, ये ऐसे है जैसे मान लीजिए आप लड़की हैं और आपको बायोलॉजी पढ़नी है, और बायोलॉजी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ रहे हो तो आपको शर्म सी आ रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, और आपने डिसीजन ले लिया मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगी। आपके अंदर फियर था, आपके अंदर ये समझने की चीज़ नहीं थी कि ये तो एक हिस्सा है, मुझे इसे जानना चाहिए, मेडिकल फील्ड में मुझे फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, लेकिन आप हट गए उससे, आप फियरफुल थे। लेकिन इसका उल्टा, आपसे कहीं स्पीच देने को कहा गया, आपने कुछ नहीं सोचा सामने वाले क्या सोचेगा, तुरंत जाके तैयार हो गए। आपने अपने व्यूज़ पूरी बहादुरी से रखेगा, मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है, लड़कियों को फ्रीडम मिले, लड़कियों को ये भी करना चाहिए, लड़कियों को आर्मी में जाना चाहिए, बोल्डनेस है आपके ऊपर। ऐसे ही लोगों को बेवजह बेशरम बोल दिया जाता है, लेकिन होता नहीं है। तो इसका एक्चुअल में तो सिनोनियम है वो फियरलेसनेस है या करेज है, वो इसका सिनोनियम बन सकता है ब्रेजन। या एक सिनोनियम और होता है इसका बहुत बढ़िया, एक होता है बच्चों हॉटीनेस, हॉटीनेस भी होता है इसका सिनोनियम है। इसमें घमंड नहीं, इसमें उसकी ताकत होती है, हॉटी जिद्दी होता है बहुत ज्यादा वो, ये इसके सिनोनियम है। अब क्वेश्चन नंबर 12, कैओस, काओस, ये लोग कैओस लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये होती है बच्चों हलचल, यानी कि कह सकते हैं आप इसे हलचल का मतलब और क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं बच्चों आपके इसमें अफरा तफरी। इसका सबसे बढ़िया सिनोनियम है एनैकी। बच्चों इसका जो आर होता है वो साइलेंट होता है, एनैकी पढ़ेंगे इसे, एनार्ची नहीं, एनार्की नहीं, एनैकी। ये होती अराजकता। आप जानते हैं ये तो एक वन वर्ड भी है, इसका वन वर्ड कैसा आता, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब कोई सरकार ना हो तो वहां पे अफरा तफरी मच जाती, तो एनैकी बन जाता। इसका एक सिनोनियम इसी का डिसऑर्डर बन जाएगा, इसका एक सिनोनियम बन जाएगा डिसएरे,
डिसएरे, एक बन जाएगा मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट। अब आते हैं एंटोनियम। तो एंटोनियम होता है सिमेट्रिक, ये होता है बच्चों व्यवस्थित। वैसे जो सिमेट्रिक है इसका यूज मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा होता, यानी कि ऐसे दो भुजाएं जो कोण बराबर रखती हों, सही बिल्कुल भुजा का माप हो, भुजाएं की लंबाई बराबर हो, सिमेट्रिक कहलाती है। तो ये बराबर होता, तो इसमें व्यवस्थित होती है, बिखरी भी नहीं होती हैं। तो बच्चों सिमेट्रिक इसका एंटोनियम बन जाएगा। इनएक्सपीरियंस्ड आप जानते हैं अनुभवहीन होता है। अगर आप मुझसे इसका एंटोनियम पूछो, एंटोनियम, तो इसका एंटोनियम बन जाएगा वेटरन, एंटोनियम है इसका ये। अच्छा, अगर इसके एक ईडियम मुझसे पूछो तो होता है एक ओल्ड, सॉरी, इसका एंटोनियम होता है बच्चों ऑफ हैंड, यानी कि अनुभवहीन, बिना तैयारी के। डिस्टर्ब तो आप जानते ही हैं, डिस्टर्ब का मतलब होता है बच्चों डिस्टर्ब कर देना किसी को। माउल्ड का मतलब क्या होता है? ढालना। जैसे एक स्टील का या लोहे का कोई धातु है, उसे कोई रूप दे दिया, अगर उससे कुछ बना दिया, उससे चिमटा बना दिया, उससे कैंची बना दी, उससे परात बना दी, तसला बना दिया, तो वो माउल्ड कर दिया उसे। एक बात और, कैरेक्टर भी माउल्ड किए जाते हैं। अच्छे तरीके से सिखाया जाए बच्चों को, ऐसे करो तो उसका कैरेक्टर तैयार किया जा रहा है, उसे मैनर से सिखाया जा रहा है, तो माउल्ड भी करते हैं व्यक्तियों को। एक शब्द मैं इसी की तरह बोल रहा हूँ बच्चों, माउंट। इसका मतलब होता है बच्चों चढ़ाना या चढ़ना, माउंटेन बनता ना इससे। लेकिन ये कहाँ यूज होता? जैसे एक दूल्हा है, शेरवानी पहने हुए होता वो या कोट, जब उसे घोड़े पर बैठना होता तो उसे हेल्प चाहिए होती, पीछे से लोग सपोर्ट करते हैं उसे, तो उसे माउंट कर रहे होते हैं लोग। इसी का एक एंटोनियम होता है डिसमाउंट। डिसमाउंट क्या होता? उतारना। तो ये हो गया चढ़ाना, माउंट, और उतारना जो हो जाएगा हमारा वो डिसमाउंट हो जाएगा। एक बात और, एक शब्द आता गेट ऑफ। तो बच्चों गेट ऑफ का मतलब होता है वाहन या कोई घोड़े या गधे पे से उतरना, तो गेट ऑफ उतरना होता है। गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द डंकी, गेट ऑफ द आस, गेट ऑफ द हॉर्स। बाकी में इसमें कोई ज़रूरत हमें है नहीं, आगे बढ़ते हैं। सैडुलस, आलसी। सैडुलस मीन्स होता है बच्चों आलसी। अच्छा, सैडुलस का मीनिंग जब आलसी है तो इसके सिनोनियम क्या बनेंगे? बहुत सारे हैं। लेथर्जिक, एक मीनिंग और बताऊं इसका, लापरवाह। ये तो आलसी है, लापरवाह इसका ये भी सिनोनियम है। तो रेकलेस भी इसमें घुस जाएगा जा करके। नेग्लिजेंट भी आएगा इसमें, या नेग्लेक्टफुल, या नेग्लिजेंट, नहीं नेग्लिजेंट मत लगाओ आप इसमें। तो बच्चों लेथर्जिक, रेकलेस, नेग्लेक्टफुल, इंडोलेंट। अब तो आपके पास में आइडिल भी हो गया, लैंग्विड भी इसका आंसर है, इनएक्टिव भी इसका आंसर है। चलिए, अब इसका अगर हम एंटोनियम चाहें तो एंटोनियम ढूंढते हैं इसका। तो एंटोनियम बच्चों ये तो होगा नहीं। वोसिफेरस का मतलब पता क्या होता? वोसिफेरस का मतलब होता है स्पष्ट, जोर देकर। तो इसके सिनोनियम होते हैं बच्चों फ्रैंक या स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आते हैं आगे की तरफ। डेरेलिक्ट, इसका मतलब होता है ध्यान से करने वाला, डेरेलिक्ट। तो बच्चों ये इसका एंटोनियम बन जाएगा। कॉन्कॉमिटेंट क्या होती है? ये होती है प्राकृतिक या स्वाभाविक, यानी कि जो क्वालिटी हमारे अंदर ईश्वर के द्वारा डाली गई है कुछ, उन्हें बोलते हैं कॉन्कॉमिटेंट है वो। अच्छा, इटिनरेंट, ये तो बहुत बढ़िया है। ये होता है जो यात्रा पर हो, जो घूमता रहता। ए पर्सन हु ट्रेवल्स, वन वर्ड है ये, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करता रहता, इटिनरेंट। अच्छा, अगर बात आ जाए ए प्लान ऑफ ए जर्नी,
एक यात्रा का प्लान कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कितने दिन, इटिनरेरी कि कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ रुकना है, कितनी देर। तो ये होता है बच्चों इटिनरेरी, यात्रा वर्णन या यात्रा प्लान, ये होता है इटिनरेरी। अच्छा, इसके सिनोनियम बहुत सारे हैं। एक होता है रोमिंग, रोम होता है घूमते रहना, भटकते रहना। एक होता है वांडरिंग, वांडरिंग, ठीक है, ध्यान रखना। तो इटिनरेंट का एक सिनोनियम हो गया रोमिंग, एक होगा वांडरिंग, हमारा घूमते रहना ऐसे, ठीक है ना। शेड्यूलस का एंटोनियम बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल डॉक्टर्स और ब्लैंक हैवी स्मोकिंग। डेप्रिशिएट की हिंदी क्या होती है? मूल्य में कमी होना, मूल्य ह्रास होना, मूल्य ह्रास होना या कीमत गिरना। तो जब आपको लगे कि किसी चीज की नई नई कीमत ज्यादा थी, कुछ दिनों बाद उसकी कीमत कम ही हो जाती, ज्यादातर ऐसे देखा गया, क्योंकि चीज अपडेट होकर आती है ना, तो उसकी कीमत कम हो जाती पिछले वाले की। तो उसमें क्या रहता है बच्चों? डेप्रिसिएट। इसका एंटोनियम बताऊं क्या होता? इसका एंटोनियम होता है एप्रिशिएट, क्योंकि इसमें चीजों की तारीफ होती है, इसमें कीमत होती है उसकी ज्यादा, इसमें तारीफ करते हैं उसकी। अब आते हैं डेप्रिकेट। इसका मतलब होता है बच्चों विनती करना, लेकिन अभी पूरी बात सुन लेना, कभी विनती करना पे चले जाओ आप। और ब्रैकेट में कहते हैं असहमति जताते हुए, यानी कि बच्चों जब डॉक्टर आपसे किसी काम को करने को मना करता है तो वो उसकी ना बुराई करता है काम की, और कहता है ये मत करना, ये गलत है आपके लिए। इसका यही आंसर है। तो ऑल डॉक्टर्स डेप्रिकेट हैवी स्मोकिंग, सभी डॉक्टर विनती करते हैं ये कहते हुए कि भैया स्मोकिंग मत करो। तो डेप्रिकेट का मतलब विनती नहीं, विनती से ज्यादा ये है कि असहमति जताना कि ये चीज अच्छी नहीं है, इसे मत करो प्लीज, ये बोलते हैं वो। डिलाइटेड की हिंदी आएगी तो प्रसन्न हो जाएगा, इसका सिनोनियम चीयरफुल भी हो जाएगा, और भी कई सारे बन जाएंगे, मेरी बन जाएगा। आते हैं बच्चों रेप्रीमेंड। इसके मैं ज्यादा दूंगा क्योंकि ये पेपर में ज्यादा आता है। तो इसका सिनोनियम है चेस्टाइज। ये चेस्ट होता है बच्चों, ये पवित्र है, ये पवित्र होता। इसका सिनोनियम होता है होली। ये इसका सिनोनियम होता है सेक्रिड, ये अलग है, ठीक है ना। अच्छा, सेक्रिड पे देख लो आप, एक होता है स्कैर्ड, ये सेक्रिड है, स्कैर्ड है, डरा हुआ। फिलहाल यहाँ आ जाओ आप। तो चेस्टाइज जो है हमारा वो क्या होता है बच्चों? डांटना, चाइड डांटना, रिब्यूक डांटना, एडमोनिश डांटना, अपब्रेड डांटना, सब डांटना है ये। और भी हैं तो चेस्टाइज, चाइड, रिब्यूक, एडमोनिश, अपब्रेड। रुकेंगे अब, आपको इसका एक आंसर देना पड़ेगा कि सर इसका एक सिनोनियम ये भी है। आंसर में देंगे आप लोग। अच्छा लगता है मुझे आपका आंसर देना, मुझे हिम्मत मिलती है और मैं मेहनत में लगा हुआ हूँ, और मैं अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस को अपडेट करके उनका वो स्कोर करवाना ही चाहता हूँ जिस पे जॉब लगती है, जिसे जादुई स्कोर बोलते हैं। वो होता है 80 से ज़्यादा, यानी कि 90, 92, 95 भी। अगर आप लोग मेरे पास टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप फोटोज देखते होंगे। वो फोटोज इसलिए डाले जाते हैं, दोनों ही काम होते हैं उससे। हम आपको ये दिखा सकें कि आपने सही व्यक्ति पे भरोसा किया है, और हम आपको ये भी दिखा सकें कि वो नंबर जो आप सोचते हो नहीं आएंगे, बच्चों के आते हैं। ग्रेड सी, ग्रेड डी, सबके जॉब लग रही है बच्चों की। एक विदेश मंत्रालय में लड़का गया है, एक और है बाद में आएगा। ये प्रचार नहीं, हिम्मत है आपके लिए कि यार मैं भी कर सकता हूं जब उन्होंने कर लिया तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी वॉन्ट अलाउ तिब्बत। इसकी हिंदी सुनो पहले, सौंपना। इसका ये बहुत होता है यूज कंट्रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीड का मतलब एक चीज होता है जमीन भी होता है, इसके लिए जमीन सौंपना। तो बच्चों जैसे अगर इंडिया चाइना से कहे कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं हम, लेकिन 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे, तो भारत कहेगा वी विल नॉट सीड, या आएगा एन इंच ऑफ लैंड। हम जमीन की, अपनी भूमि की 1 इंच भी नहीं देंगे आपको। तो सीड होता है बच्चों सौंपना। ऐसी कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो अपना कंट्रोल सौंप देगा उनके लिए कि आपके लिए आ गया। सीड कंट्रोल, सीड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सौंपना होता है कि लो आपके लिए है ये, समझ गए। ये आता है बच्चों सीसीड, अलग होना, अलग करना, ये अलग है।
ये सीड है, ये सीसीड है, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अब आते हैं मर्ज, ये होता है मिलाना, मिलाकर एक करना, मिलाकर एक करना। बच्चों मर्ज में और इमर्ज में कंफ्यूज मत होना। इमर्ज का मतलब होता है सामने आना या उभर के आना, उभर कर आना। सुना आपने आईपीएल में मिलता है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप में मिलता है। तो इमर्जिंग जो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने आता है, दिखाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बढ़िया हूं, तो इमर्ज बोलते हैं उसे। ये मिलाना हो गया। रिपील तो मैंने बताया था, नियम कानून वापस लेना, रिपील वापस लेना। तो बच्चों यहां क्या चल रहा है, वी वॉन्ट अलाउ तिब्बत टू ब्लैंक फ्रॉम चाइना। हम तिब्बत को अनुमति नहीं देंगे चाइना से अलग होने की, चाइना से अलग होने की। आंसर आएगा बच्चों सी सीड, इसका सिनोनियम। अच्छा सीड नहीं आएगा, सौंपना थोड़ी है, से अलग होना, इसका ध्यान दो, से अलग होना, सेपरेशन फ्रॉम। तो सी सीड का एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है सेपरेट, और बच्चों एक सिनोनियम है इसका सेग्रीगेट, लेकिन इसका यूज बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉक्स क्रॉल्ड की हिंदी सुन लो पहले, सिनोनियम देख लो इसका, क्रीप। इसका मतलब रेंगना होता। रेंगना क्या है, जैसे बच्चों ये मेरे हाथ हैं, मैं जमीन पर रखूं और घुटनों के बल आगे को घिसकता हुआ चला जाऊं, ये छिपकली चलती है। दो आगे के हाथ और पैर का इस्तेमाल करके खिसकना जो होता है, लेकिन एक फर्क है, ये क्रॉल पूरे शरीर को जमीन पर लगा के चलना नहीं है, वो क्रीप में आएगा हमारा। क्रॉल होता है बस हाथ और हिस्सा जो है हमारा पेड़ भी लग सकता है, लेकिन घुटनों का ज्यादा ध्यान है इसके ऊपर। इसलिए कभी बच्चा अगर चले तो उसके लिए क्रॉल लगाना आप लोग, क्रीप से बचना। क्रीप भी मजबूरी में देखेंगे, लेकिन क्रॉल लगाएंगे। द बेबी क्रॉल्ड टूवर्ड हर मदर, हिज मदर। बच्चा रेंगता हुआ अपनी माँ की तरफ गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो लोमड़ी है वो रेंग रही है या कूद रही है, दौड़ रही है, क्या हो रहा, रेंग रही है ना। तो बच्चों जब एक हमारे पास बाड़ लगी होती है, बाड़ मतलब जाल वाल लगा हुआ है, तो हम क्रॉल कर रहे हैं, तो क्रॉल तो ये हो नहीं सकता है, तो कूदना होगा, तो क्रॉल ऐसे होगा, नीचे से बिल्कुल नीचे जाना। तो बच्चों तो बच्चों इसके लिए जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या होगा, अंडर। क्योंकि मीनिंग ये है, लोमड़ी फैंस क्या होती है, बाड़, बाड़ा बोलते हैं जैसे, बाड़ जो लगी होती है, जैसे खेत में जानवर ना घुस जाएं तो लोहे के तार लगा देते हैं, उसको बोल रहा है। उसके नीचे से जा रही है वो, ऐसे तो जाएगी नीचे से, उसके क्रॉल भी है ना। अब इसका सिनोनियम अगर चाहते हैं तो इसका सिनोनियम जो है हमारा बैरियर भी बन जाएगा। इसका सिनोनियम जो है हमारा फैंस के अलावा बच्चों आप कह सकते हैं कि वॉल भी बन जाएगा, वॉल दीवार वगैरह कोई। तो ये फैंस जो है बाड़ होती है, और भी बन जाएंगे। आपको अगर लग रहा है कि मुझे याद है तो लिख सकते हैं मुझे आंसर में। आंसर अंडर हो गया। अच्छा ओवर की बात करें तो मैंने बताया था, जब हमारे सर पे पंखा हो या किसी के घर के ऊपर से जहाज उड़ के जाए तो ओवर आएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई सेट हर इन द सिनेमा। हर पे ध्यान दो आप बच्चों, हर तो एक ही लड़की हो गई ना, बिटवीन खत्म, अमंग खत्म। क्योंकि अगर इसका आंसर ऐसे होता आई सेट और अगर आ जाता यहाँ पे दैम, तो इसके भी चांस बन जाते, इसके भी। ये ज्यादा बढ़िया होता क्योंकि ये एंड लेता अपने साथ में, तो अमंग आ जाता। आई सेट अमंग दैम इन द सिनेमा, में उनके बीच में बैठ गया सिनेमा में, ठीक है ना। और बिटवीन भी लगा सकते थे, लेकिन बच्चों यहाँ तो हर है तो ये भी नहीं आएगा, ये भी। अब बताओ डाउन इन द सिनेमा या नेक्स्ट टू, इसका मतलब होता है ठीक आगे। तो बच्चों नेक्स्ट टू इज इक्वल टू पता किसके होता है, नियर के। इज इक्वल टू पता किसके होता है, बिसाइड के। यानी कि यहाँ ये भी आंसर आ जाएंगे। एक बात और सुन लो, बाई भी आ जाएगा यहाँ पे, बाई, यहाँ बाई भी आ जाएगा बच्चों, पास में बैठना। तो जैसे मान लो मैं कहूँ अगर अपने बारे में, तो आई सेट नेक्स्ट टू माई ब्रोदर, आई सेड नियर माई ब्रोदर, आई सेड बिसाइड माई ब्रोदर, आई सेड बाई माई ब्रोदर, या ही वॉज स्टैंडिंग बाई द बेड, वो बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। तो बाई का मतलब पास भी होता, सब आंसर है इसके। मैं सिनेमा में उसके पास बैठ गया। ही वॉज रिकॉल्ड, उसे बुलाया गया, उसे फिर से बुलाया गया। ध्यान देना पास्ट में सेंटेंस है। बाय द एयरफोर्स, एयरफोर्स के द्वारा, यहां तक तो बढ़िया है। उसे दोबारा से बुलाया गया एयरफोर्स के द्वारा। एंड बिकम, बच्चों मैं जानना चाह रहा हूं बिकम का मतलब बन गया,
तो बच्चों बन गया, ये तो घटना पास्ट में है, तो बिकेम थोड़ी होगा, बिकेम होगा, बिकम नहीं होगा, बिकेम ये होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर क्या पता बिकम थर्ड फॉर्म है, दिमाग में आ सकता है कि सर बिकम, बिकेम और बिकम हमने सोच लिया कि वाज के हिसाब से ये थर्ड फॉर्म है। नोट कर लो, बिकम का पैसिव नहीं बनता, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, बनना होता है। ये बन गया, वो अमीर हो गया, वो गरीब हो गया, तो यहाँ पे क्या करोगे आप पैसिव बना करके, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिकेम करना था आपको, पैसिव वॉइस में पास्ट में था, तो ये भी पास्ट में आएगा। उसे एयरफोर्स के द्वारा बुलाया गया, ही बढ़िया था, वाज बढ़िया था, थर्ड फॉर्म बढ़िया थी, बाय द एयरफोर्स, मतलब एयरफोर्स से पहले दाता सही है, और एंड बिकेम, अब यहाँ देख लो, वन ऑफ द फर्स्ट, अगर फर्स्ट से पहले यहाँ द नहीं होता तो गलती होती। 7 बढ़िया, एस्ट्रोनॉट्स बहुत बढ़िया, और वह उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक बना जिन्हें सेलेक्ट किया गया था फॉर द स्पेस प्रोग्राम। फुल स्टॉप लगा दें यहाँ पे। आंसर जो है हमारा बच्चों वो बी पार्ट में है, यानी कि बी कौन सा पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया। सवाल बहुत बढ़िया था, ध्यान रखना, घटना पास्ट की थी। एवरीवन, बच्चों लाओ आज आपको एक बहुत जरूरी चीज बताता हूं मैं। इस एवरीवन को देखो, जाओ आप भी के याद रखोगे कि सर कुछ पढ़ाया था आपने इसमें। इस एवरीवन को देख लो आप, दोनों में फर्क जान लो। जब आपका मीनिंग है प्रत्येक, मतलब सभी को कह रहे हैं आप, प्रत्येक व्यक्ति को अपने वादे निभाने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को बुलाया, तो वो जो पूरा ग्रुप है, जब उस ग्रुप को आप प्रत्येक के रूप में हर किसी को कह रहा हो तो एवरीवन आएगा ऊपर वाला, यानी कि ये हमारा एक प्रत्येक की फीलिंग वाला सेंटेंस है, शब्द है मतलब। अब ये अलग कर दिया हमने, इसका मतलब होता है बच्चों मैं से प्रत्येक। इसका तरीका बताते हैं अब हम आपको। एग्जाम्पल नंबर पहला और एग्जाम्पल नंबर दूसरा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, कभी गलती नहीं होगी आपसे। शुड रेस्पेक्ट और हिज पेरेंट्स और फुल स्टॉप। अगला लिखा मैंने ऑफ यू, और शुड रेस्पेक्ट और हिज और पेरेंट्स। यहाँ योर की जरूरत नहीं है, यहाँ योर की नहीं है, क्योंकि तुम में से प्रत्येक यानी कि तुम अपने आप में, ये इसका मतलब है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ सब्जेक्ट चाहिए ना, जब आपको लगा करे कि अकेला स्टैंड होगा, अकेला स्टैंड होगा, बाद में कोई ऑफ वगैरह का मामला नहीं है, तो ये हो गया सभी लोग, सभी को, जितने भी लोग हैं सभी को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। अब यहाँ आते हैं बच्चों, ऑफ को पकड़ लो आप, इनमें से, तुम में से प्रत्येक, हम में से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, इनमें से प्रत्येक। तो ध्यान रखना एवरीवन ये लेना है आपको, थोड़ा स्पेस दे करके। क्लियर बात? बहुत बेहतरीन बात बताई मैंने आपको, सुने फिर से। एवरीवन मिला हुआ, एवरीवन अलग अलग, तब यूज करते हैं जब ऑफ में से निकालना है तो एवरीवन, उनमें से प्रत्येक की बात चल रही है, उनमें से एक एक, और जब एवरीवन है तो सबको बोल रहा है कि प्रत्येक को ऐसा करना चाहिए। अगला एग्जाम्पल मैं कराऊंगा आपको, पहले ये देख लीजिए, ये ऑफ लगा हुआ है तो ये एवरीवन अलग अलग सही लिखा हुआ है, तो एवरीवन ऑफ द एम्प्लॉइज बढ़िया है, कर्मचारियों में से प्रत्येक, इन आवर यूनिट हमारी यूनिट में, विशेष बहुत बढ़िया बच्चों। अगर ये डज नहीं होता, इतना होता अगर ये, तो गलती होती, क्योंकि एवरीवन इसका सब्जेक्ट है सिंगुलर। टू हैव देयर काट के हिज कर दो, क्यों कर दो? क्योंकि एवरीवन, ईच, एदर, नेदर, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, लेकिन पोजेशन भी सिंगुलर दिखाना होता। रिफ्लेक्सिव केस आएगा तो देमसेल्व्स नहीं आएगा, हिमसेल्फ आएगा, मान लो अगर लगाना पड़ जाए तो, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। तो सुने, ये बात बहुत बढ़िया बताई मैंने आपको। एवरीवन अलग वाला और सेम वाले क्या होते हैं, दोनों का ध्यान रखना, सब जगह ऐसे करना है, एवरीवन, समवन वगैरह में, सब में। तो कर्मचारियों में से प्रत्येक जो हमारी यूनिट में है, उनकी इच्छा है कि वो अपना खुद का कन्वेंस, बच्चों होता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, वाहन से आना जाना, परिवहन, तो ट्रांसपोर्टेशन ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, कन्वेंस। आंसर बच्चों हमारा जो है वो कौन से पार्ट में, डी, तो ये हो जाएगा सी, डी वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑडियंस हैव गिवन देयर अप्रूवल। मुझे बताओ, अप्रूवल दिया है इन्होंने, यानी कि सहमति दे दी।
अब मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ। एक ज्यूरी है, एक कमेटी है, पढ़ाया होगा मैंने, आपको नहीं पढ़ाया हो तो बोर्ड पे देख लो, या पार्लियामेंट हो, और बच्चों ऑडियंस भी आप इसमें ले लीजिए, एक और ले लो गवर्नमेंट। इन पांचों का ध्यान रखना आप, सॉरी ज्यूरी है, इन पांचों का। अगर ये आपको लगता है एक मत हैं, सहमत हैं, साथ में हैं, फैसला ले लिया है कोई, इन्होंने सहमति दे दी है, हमेशा सिंगुलर। लेकिन जब आपको लगे सर ये तो बटे हुए हैं, डिवाइडेड थे, इनमें नाराजगी थी, सहमत नहीं थे एक दूसरे के, अब ये प्लूरल होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऑडियंस ने अपनी सहमति दे दी ना, दो गलती, एक तो करो हैज, क्योंकि ये एक समूह के रूप में काम करेगा, और एक करो बच्चों हिज, ध्यान रखना है इसका। और अगर मैं एक सेंटेंस आपको ये दिखाऊं, द ज्यूरी और वाज और डिवाइडेड, मान लो आगे को लिखा हुआ सेंटेंस, तो ज्यूरी इस टाइम एक मत है या बटी हुई है। अब क्या आएगा यहाँ पे, वर। इसका क्वेश्चन टैग इस टाइम पता क्या बनेगा, वरंट दे, इसके लिए दे बनेगा। और अगर ऐसा होता था द ज्यूरी वाज और यूनेनिमस, यूनेनिमस का मतलब है एक मत होना, तो ये सही है। अब यहाँ पे वर गलत होगा, एक मत होना, सहमत होना, सबकी एक राय होना। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वाजंट इट, और इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाएंगे आप तो इसका बनेगा हैजंट ही, सॉरी हैजंट इट। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बच्चों, हैजंट इट, ये बन जाएगा। फिलहाल देखें, ऑडियंस ने अपनी सहमति दे दी है उस परफॉर्मेंस को जो हमारे डांसरों ने की है। मान लिया कि बढ़िया डांसर हैं वो, बहुत बढ़िया शब्द था बच्चों ये, ऑडियंस, ज्यूरी, कमेटी, पार्लियामेंट, ऑडियंस और गवर्नमेंट। जब ये बटे हुए हों, अलग अलग राय हो, गुस्से में हो, सहमति नहीं हो, तो इनको प्लूरल माना करो। हेल्पिंग का प्लूरल, पोजेशन प्लूरल, रिफ्लेक्सिव केस प्लूरल। लेकिन जब ये एक मत है और सहमति दे दें तो फिर आप इन्हें सिंगुलर माना करो, हैज करो और हिज करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू अराइव एट ए डिसीजन, एक फैसले पर पहुंचने के लिए, बढ़िया, टू अराइव एट ए डिसीजन, कोई गलती नहीं है। एक फैसले पर पहुंचने के लिए ऑल द, और बच्चों इंटरेस्टिंग पार्टीज, बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑल है ना, यहाँ रुक रहा। मैंने आपको ये बताया होगा बच्चों कि इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, एग्जॉस्टिंग, शॉकिंग, अलार्मिंग। जब हमें यह कहना है कि चौंकाने वाली, मजा देने वाली, थकाने वाली, तो हमें आईएनजी पे जाना है। जैसे एक्साइटिंग मैच, मजेदार मैच, रोमांचक मैच, मजे दे रहा था वो। इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग मूवी, अलार्मिंग रिपोर्ट, शॉकिंग न्यूज, बढ़िया सारे। लेकिन जब हमें लगे कि जो रुचि रख रहे हैं, जो थक गए हैं, जो चौंक गए हैं, ऐसा है तो आप जानते हैं फिर अलार्म्ड, शॉक्ड, एक्साइटेड, हम एक्साइटेड होते हैं। अब बच्चों यहाँ आओ जरा, आप ध्यान से पढ़ो इसे। एक फैसले पर पहुंचने के लिए ऑल द इंटरेस्टिंग पार्टीज, मतलब मजेदार पार्टियां या रुचि रखने वाली पार्टियां। बच्चों इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स नहीं, इंटरेस्टिंग तो वो मजेदार हो जाएंगे, तो रुचि रखने वाले, जिनकी रुचि है, यहां होना चाहिए था बच्चों इंटरेस्टेड। पार्टीज शुड बी इनवाइटेड एंड इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कशन, मतलब समझ लें आप, एक फैसले पर अगर आपको पहुंचना है तो सारी वो पार्टियां जिनका इंटरेस्ट है, जो चाहती हैं इंटरेस्ट रखना, जो रुचि रखती हैं, उन्हें इनवाइट किया जाना चाहिए और उन्हें चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। बी पार्ट में गलती है, आंसर हो गया पहला, क्वेश्चन नंबर 22। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, गलत बात है क्योंकि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव के तो हमारे 3 आंसर होते हैं बच्चों, आप भूल गए क्या? या तो यू आर से बनेगा, या लेट से बनेगा, या शुड से बनेगा। तो इस काटो ना यहाँ से आप, और बच्चों माइट काट दो। अब ये बचता, ही शुड बी टोल्ड दैट ही मे गेट आउट ऑफ आवर हाउस। ये मे क्या आ गया बच्चों? पता क्या होना चाहिए था? ही शुड बी टोल्ड, और ये आता है यहाँ पे टू गेट आउट। ये संभावना क्यों लगा रहा हो यहाँ पे? ये गलत हो गया। आंसर पकड़ो लेट वाला, लेट हिम बी टोल्ड, और ये बढ़िया लिखा हुआ है देखो।
उनसे कहो हमारे घर से बाहर चले जाएं, तो कह रहा है उनसे कहे जाने दो कि वो घर से बाहर चले जाएं। आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी एक्सक्लेम्ड आई एम अफ्रेड वी आर रेदर लेट। तो बच्चों आंसर जो है हमारा आई है, तो ये दे गलत है क्योंकि आई का तो शी होगा ना। आंसर इसका जो है वो दूसरा हो जाएगा। तीसरे वाले में शाउटेड भी गलत, दे भी गलत, और चौथे वाले में स्क्रीम्ड गलत, और वुड भी कहाँ से आ गया ये, क्योंकि वो आर है तो वर होगा। आंसर हो गया 23 का दूसरा करना चाहिए था आपको। क्वेश्चन नंबर 24, इन दिस वे, इस तरह से, बैलेंसिंग हिज अकाउंट्स, अपनी बातचीत का बैलेंस बनाते हुए, किस चीज में बैलेंस बना रहे थे वो, विद वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, अपनी बातचीत में हिंसा और अहिंसा का बैलेंस करते हुए गांधी जी कॉन्क्लूडेड, गांधी जी ने यह फैसला करा कि ओनली एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, सिर्फ पूरी तरह से अहिंसा, वुड ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ये बताना है काफी विचार करने के बाद हिंसा और अहिंसा के बारे में गांधी जी ने यह फैसला लिया। कॉन्क्लूड होता है बच्चों निर्णय पर पहुंचना। ये निर्णय लिया उन्होंने अंत में कि हमें अगर ब्रिटिश शासन से अगर अंत करना है इनका, तो हमें पूरी तरह से अहिंसा इस्तेमाल करनी होगी। आंसर देखें अगर आप, तो आर एस और क्यू और पी, तो आर एस क्यू पी आंसर हो गया हमारा नेक्स्ट। देयर आर न्यूमरस, एक बात बताऊं आपको, मैं एक गलती दिखाता हूं, अगर यहाँ एस नहीं होता तो गलती होती, ये बढ़िया, क्योंकि इसके बाद में कैसा नाउन आता है बच्चों, प्लूरल। न्यूमरस को भी नोट कर लेना, 6 हो गए अब आपके पास में। फ्यू के बाद नाउन प्लूरल, मैनी के बाद नाउन प्लूरल, इतना आप आंसर लगा लो। फ्यू के बाद नाउन प्लूरल, मैनी के बाद नाउन प्लूरल, सेवरल के बाद नाउन प्लूरल, वेरियस के बाद नाउन प्लूरल, लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल। अब न्यूमरस के बाद भी ध्यान रखें प्लूरल होगा। देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत प्रकार के अंधविश्वास हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। अब बच्चों इसके बाद जब हम जाएंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो यहां से बनेगा। मोस्ट ऑफ देम, ये जो हमारे सुपरस्टिशन है उनमें से ज्यादातर, हैव ए बियरिंग, बियरिंग का मतलब होता है ठप्पा लगा होना। बियरिंग का मतलब होता है, ऐसा कहा जाता है उसे कि लक गुड भी है और बैड भी है। तो कुछ सुपरस्टिशंस बना दिए गए हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब हम इसके बाद में जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव ए बियरिंग ऑन लक गुड और बैड। अब अगर आगे बढ़े हम, तो आता है इसके बाद में बच्चों हमारा क्यू के बाद हमें जाना चाहिए एस पे। नोबडी रिमेंबर्स नाउ, कोई भी इस समय ये याद नहीं रखता, हाउ ए सुपरस्टिशन फर्स्ट स्टार्टेड इन रिमोट एजेस, पुरानी दूर पहले, बहुत टाइम पहले ये सुपरस्टिशन कैसे पैदा हुई होंगी, कैसे इनका जन्म हुआ होगा, कोई नहीं जानना चाहता। तो क्यू के बाद आएगा बच्चों हमारा आंसर एस। अब पी पे जाते हैं। देखो ये बोल रहे हैं कोई नहीं याद करता इस बात को कि पहले कैसे हुआ, लेकिन मानते सब हैं, मानते सब हैं, समझता कोई नहीं है कब शुरू हुआ, लेकिन पीपल गो ऑन रेस्पेक्टिंग इट थ्रू फोर्स ऑफ ब्लाइंड कस्टम। आप ध्यान दें कि इसके बाद यही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे दुनिया में जगह जगह पर अंधविश्वास फैला हुआ है, और ये इतने ज़्यादा मतलब ये जो है इस पर 2 तरीके के अंधविश्वास है, कुछ कर लेंगे तो अच्छा ऐसा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, इस टाइप की बातें हैं। ये कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन मानते सब हैं इसे। तो इसके बाद आएगा बच्चों हमारा ये तीसरा आंसर। फिर आ जाएगा हमारा आर, सुपरस्टिशंस यूजुअली हैव देयर ओरिजिन इन फियर एंड इग्नोरेंस। जो अंधविश्वास है इनका जो शुरुआत हुई थी वो डर की वजह से और अज्ञानता की वजह से हुई थी, डर की वजह से और अज्ञानता की वजह से। अब आएगा ए डॉग्स हॉलिंग, एक कुत्ते का रोना प्रिडिक्ट्स, ये भविष्यवाणी करता है डेथ, दिस इज ए टिपिकल सुपरस्टिशन। ये बड़ी अजीब सी सुपरस्टिशन है। हालांकि इस बारे में ये भी कहा जाता है कि भूकंप से ठीक पहले 5-10 सेकंड पहले कुत्तों को एहसास हो जाता है, कुछ ट्रेवलिंग फील हो जाती है उन्हें। अब पता नहीं सही है या गलत है, फिलहाल आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा। बाकी बातें आपसे अगली वीडियो में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपको अपने डर जो हावी है आपको क्लोज स्टेज को दूर करना है तो यूट्यूब पे क्लास देख के आप कैसे कैसे करना है उसमें देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।